मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अभी 2 दिन पहले सरकार के ओर से घोषणा की गई और अब भाजपा के लोग भी कह रहे हैं कि ओबीसी को हम भुला नहीं सकते, उनके लिए नीट में आरक्षण हमने लागू कर दिया। जबकि सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि कोर्ट के आदेश के बाद ये जो है ये कर कोर्ट ने आदेश किया है कि ये संवैधानिक वायलेशन होगा। ओबीसी को केंद्र के जो चिकित्सा नीट में जो परीक्षा प्रवेश परीक्षा होती है उसमें ओबीसी को आरक्षण न देना वायलेशन होगा। इसके दबाव में उसके आदेश पर जो है सरकारें घोषणा करने लगी। अभी दिल्ली हाई कोर्ट का एक फैसला है कि आरक्षण के तहत ओबीसी के लोग सिर्फ ओबीसी के कोटे में ही आवेदन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ओबीसी, एससी और 10% तो सबल आरक्षण है जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग। इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिलाकर के जो आरक्षण है आधा सीट में सब लोग आधे में बकिया कुछ लोग 3%, 5%। तो ये सरकार के लिए मैं ये कहना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय के प्रश्न पर आज लगभग सभी दल के लोग बोल रहे हैं और उसका राजनीतिक निहितार्थ क्या है? बीजेपी के मूल्यांकन में यह बात है कि ओबीसी में जो अति पिछड़ी जातियां हैं दरअसल ये पॉलिटिकल बैलेंस का काम करती। जैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक खास तरह का कंपार्टलाइजेशन है। सवर्ण लोग जो हैं, सवर्ण और बनिया ये लोग भाजपा के आधार हो गए। पिछड़ी जातियां खासकर यादव, कुर्मी, कोयरी जो मजबूत हैं वो सपा के आधार हो गए और जो अनुसूचित जाति के लोग हैं खासकर दलित में चमार बिरादरी वो बसपा के हो गए। शेष जो अति दलित या अति पिछड़ी जातियां हैं ये कहीं भी अभी कंपार्टलाइज नहीं हुई, यानी ये किसी खेमे में अभी नहीं हुई। इसीलिए अति पिछड़ी जातियों को निगलने के लिए लगभग सब लोग मुंह बाए खड़े हैं। भाजपा के मूल्यांकन में भी यही है कि हमारा 27-28% वोट है और जो 10% पिछड़ों का वोट है अगर हमारे पाले में आ जाते हैं तो हम 34-35 हो जाएंगे, सरकार में आ जाएंगे। सपा की भी यही स्थिति है और बसपा की स्थिति है। ये अपने पाले में ले आने के लिए प्लांट भी कर रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अगर अति पिछड़ों में कहा जाए बड़ी संख्या है। मिसाल अभी मैंने खबर सुना कि ओम प्रकाश राजभर जी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष से मिले हैं और उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ भी संभव नहीं। जो अति पिछड़ों की बात कर रहे थे, राजभरों की, निषादों की, चौहानों की बात कर रहे थे और सभी जातियों के नेताओं को डिप्टी सीएम बनाने का ख्वाब दिखाते, आज जो है भाजपा के साथ चले गए। भाजपा से वार्ता उनकी हो रही है, आशंका है कि वो पलटी मार सकते हैं। सामाजिक न्याय में जल, जंगल, जमीन पर मालिकाना हक की बात मंडल कमीशन में भी है। जमीन का बंटवारा मंडल कमीशन में है, व्यवसाय में भी हिस्सेदारी, नौकरियों में भागीदारी। तो ये जो सामाजिक न्याय के जो लोग हैं वो सिर्फ सामाजिक न्याय के नाम पर नौकरियों में आरक्षण की ही बात करते, जमीन का और जंगल का और जल पर अधिकार का इस पर तो कोई बातें नहीं करते। मेरा फिर भी ये कह रहा हूँ कि मान लो अगर आप सामाजिक न्याय के नाम पर नौकरियों में आरक्षण की ही बात करते हो तो कैसे करोगे, किसके साथ जाकर के करोगे, कौन किसकी गारंटी कर रहा है? भाजपा जो सीधे सीधे सामाजिक न्याय के नाम पर धूल झोंकने का काम कर रही है और आपस में लड़ाने का काम कर रही है। वीआईपी को अगर ले आया गया है तो कैसे ले आया गया है? निषाद पार्टी को के खिलाफ ही तो ले आया गया है। दूसरी बात यह है कि भाजपा को समझिए, भाजपा को किसी से भी प्रेम नहीं है। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने मतुआ समुदाय जो दलित होता है उसको केंद्रित किया,
आदिवासियों को केंद्रित किया, सुदूर दार्जिलिंग से लेकर के वो जो नदिया डिस्ट्रिक्ट है, जो आदिवासियों का इलाका है, वहां केंद्रित किया। और किसके खिलाफ केंद्रित किया? वहां जो भद्र लोग पश्चिम बंगाल में बोले जाते हैं, सिविल सोसाइटी जो बोली जाती है, उनके खिलाफ खड़ा किया। ममता बनर्जी, चूंकि बनर्जी ब्राह्मण होते हैं, उनके खिलाफ दलित इन लोगों को खड़ा किया, कहा कि इनको क्यों नहीं भागीदारी होनी चाहिए। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में जिस भाजपा को हम सवर्ण बोलते हैं, सवर्णवादी मानसिकता के बोलते हैं, वहां वो दलितों को खड़ा कर रही है, वनवासियों को खड़ा कर रही है, आदिवासियों को खड़ा कर रही है उनके खिलाफ। तो भाजपा तो देखिएगा, जात धर्मों के बीच झगड़ा लगाती है, जातियों में झगड़ा लगाती है, जातियों में उपजातियों में झगड़ा लगाती है, उपजातियों में गोत्र का झगड़ा लगाती है। झगड़ा लगाते लगाते लड़ाते लड़ाते एक पक्ष को अपने पाले में करने का काम करती है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश में भी अति पिछड़ों को यादवों से, कुर्मी कोयरियों से लड़ाया, अति दलितों को चमार बिरादरी के उनसे लड़ाया, अपना रोटी सेका, और आज भी वही काम कर रही है। मेरा ये मानना है कि ऐसे में समाज के, या निषाद समाज की ही बात करिए तो निषाद समाज में ऐसे धराऊ लोगों को जो बक्से में बंद रहते हैं, जिनका कोई सामाजिक राजनीतिक काम नहीं, उनको उठा के ले आके पेश कर देगी चेहरा के रूप। जो लोग जो है थोड़ा बहुत राजनीतिक समझ रखते हैं, संघर्ष में रहते हैं, उनको किनारे रखेगी, उनको दंडित भी करने का काम करेगी, आतंकित करने का भी काम कर रहेगी। इसीलिए आज का जो सबसे बड़ा प्रश्न है निषाद समाज में, चाहे राजभर समाज में, जो थोड़ा बहुत भी राजनीति जानता है, समझता है, उनको तो पहला काम होता है, जिम्मेदारी होती है कि भाजपा को कैसे नेस्तनाबूद किया जाए, भाजपा को कैसे हराया जाए, सत्ता से बाहर किया जाए। इस रणनीति के तहत काम करना पड़ेगा। जो थोड़ी भी समझदारी की बात करेगा तो भाजपा के पाले में तो नहीं जाएगा। मैं एक दिन सुना, वीआईपी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे थे कि आरक्षण समाप्त करने की आरएसएस साजिश कर रही है, और आप उसी साजिश के शिकार आप खुदे हुए हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि इस तरह से लफाजी से, इस तरह से शोषेबाजी से किसी भी समाज को न्याय नहीं मिलेगा। समाज को न्याय तभी मिलेगा जब बहुसंख्यक लोगों के बुनियादी सवाल को आप राजनीति में प्लेस करेंगे। बहुसंख्यक समाज, आज भी जो पिछड़ी समाज का सबसे बड़ा जो दर्द है वह है रोजगार का, वह है चिकित्सा का। आपको मैं बता रहा हूं कि एक आंकड़ा है, भारत में 7 करोड़ लोग प्रतिवर्ष गरीबी रेखा के नीचे चले आते हैं, सिर्फ स्वास्थ्य व्यवस्था के चलते। उनके साथ कोई दुर्घटना हो गया, बीमारी हो गई, इसके चलते उनका कीमती घर मकान बिक जाता है जी। तो ये बहुत बड़ा प्रश्न है, शिक्षा बहुत बड़ा प्रश्न है, रोजगार बहुत बड़ा प्रश्न है, और ये जो प्रश्न है व्यापक दायरे का प्रश्न है। इसीलिए इस पर जो है आप लड़ाई शुरू करिए तो सामाजिक न्याय का प्रश्न अपने आप भी आता है। आरक्षण का प्रश्न अपने आप इस बात में आ जाता है कि रोजगार की गारंटी करो, और निश्चित तौर पर आरक्षण को लेकर के अगर कोई सचेत और ये समझदारी का काम करेगा तो वो भाजपा के पाले में तो कतई नहीं जाएगा। इसीलिए आज की जो राजनीतिक जरूरत है वह ये है कि भाजपा और संघ के खिलाफ जो लोग भी सोचने समझने वाले हैं, उन सबको एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर ले आने का काम किया जाए, और उसके मुद्दे में, उसके मूल में जो बुनियादी सवाल है वो होना चाहिए। खासकर निषाद और पिछड़ी जातियों के नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि सामाजिक न्याय पर यदि आप केंद्रित कर रहे हो तो उनके रोजगार, शिक्षा, चिकित्सा का प्रश्न कहीं भी ओझल नहीं होना चाहिए। और मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ है। वो कहीं से भी, आप जो हैं, जो व्यक्ति, जो सरकार ये कतई मानने के लिए तैयार नहीं है कि ऑक्सीजन से किसी की मौत हुई, वो जिस पार्टी के लोग आज जो है पेट्रोल 107 रुपए, डीजल इतना महंगा हो गया, तेल 200 रुपए के पार हो गया, उस पार्टी के लोग ये कहें कि महंगाई कहाँ है। एक तर्क चल पड़ा है कि महंगाई बढ़ेगी, क्यों बढ़ेगी, बढ़ना भी चाहिए। क्यों बढ़ना चाहिए? क्योंकि आपको फ्री 5 किलो अनाज जो दे रही है सरकार, 1000 रुपए जो सरकार दे रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि 5 किलो अनाज 1000 रुपए
कि कुल जोड़ लो तो भारत सरकार मुश्किल से 1-2 लाख करोड़ रुपए खर्च करती है पूरे देश के 130-135 करोड़ लोगों पर। लेकिन यही भारत सरकार है 8 लाख करोड़ रुपए पूंजीपतियों का कर्जा माफ कर देती है। किसानों का कर्जा 10,000 नहीं माफ होता है। स्वयं सहायता समूह में लाखों महिलाएं, हमारे समाज की महिलाएं फंसी हुई हैं, उनका कर्जा माफ नहीं होता है। लेकिन सरकार जो है एनपीए बट्टा खाते में डाल देती है, 8 लाख करोड़ रुपए डाल देती है। तो ये सरकार जो है बिल्कुल संवेदनहीन है और अति पिछड़ों को निगल जाने के लिए खड़ी है। उसके माध्यम से अपनी सरकार फिर से बनाने की सोच रही है। इसीलिए आज की हमारी, आपकी, सबकी ये चुनौती है कि 2022 में कैसे अपने समाज को बुनियादी जरूरतों पर खड़ा किया जाए, उनके सामाजिक न्याय के प्रश्न को उठाया जाए, शिक्षा, चिकित्सा और रोजगार के प्रश्न को उठाया। धन्यवाद। धन्यवाद।